अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी एंड एवेल्यूएशन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आई एम उसामा, योर यूट्यूब इंस्ट्रक्टर। आज का हमारा टॉपिक है अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ पाकिस्तान। मतलब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक जितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाऊं कि ये अमेंडमेंट्स आप लोगों को याद हो जाएं, और आप लोग अगर अपने एग्ज़ाम में रेफरेंस कोट करना चाहें तो आप लोग आराम से रेफरेंस कोट कर सकें। तो हम अपनी स्लाइड्स तरफ मूव करते हैं। अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ पाकिस्तान। The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, also known as the 1973 Constitution, is the supreme law of Pakistan, drafted by the government of Zulfikar Ali Bhutto with additional assistance from the country's opposition parties. It was approved by the Parliament on 10th April and ratified on 14th August 1973. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यानी कि हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और ये मुल्क का सुप्रीम लॉ है। मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर और कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट ने बनाया था उस वक्त की मौजूदा अपोजिशन पार्टीज़ के साथ मिलकर, और ये पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ था 10 अप्रैल 1973 को, और मुल्क में नाफिजुल अमल हुआ था 14 अगस्त 1973 को। The Constitution is intended to guide Pakistan's law, its political culture and system. It identifies the state, its physical existence and its borders, people and their fundamental rights, states' constitutional law and orders, and also the constitutional structure and establishment of the institutions and the country's armed forces. मतलब पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे ये पता लगता है कि पाकिस्तान में किस किस्म के कवानीन हैं, इसका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल कल्चर क्या है, और इससे ये भी पता लगता है कि पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ क्या हैं, इसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस क्या है, पीपल मतलब पाकिस्तान की जो आवाम है उसके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डर्स हैं वो किस तरह के हैं। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है और जो जो इदारे हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर पर काम करते हैं, और हमारी मुल्क की आर्मी कैसे मैनेज की जाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन डेजिग्नेट्स द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज अ सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट हु इज़ टू रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ द स्टेट। द फर्स्ट 6 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द पॉलिटिकल सिस्टम as federal parliamentary republic system as well as Islam as its state religion. The constitution also encapsulates provisions stipulating the legal system's compliance with Islamic injunctions contained in the Quran and Sunnah. कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया है कि जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, और वो एक यकजहती की नुमाइंदगी करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 6 आर्टिकल्स हैं उसमें पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम बताया गया है कि पाकिस्तान में फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक सिस्टम है और इस्लाम इसका मज़हब है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया कि जितना भी लीगल सिस्टम है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक काम करता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। फर्स्ट 3 चैप्टर्स establish the rules, mandate and separate powers of the 3 branches of the government: a bicameral legislature, an executive branch governed by the Prime Minister as chief executive, a federal judiciary headed by Supreme Court। मतलब ये कि जो पहले 3 चैप्टर्स हैं उसमें पावर्स की सेपरेशन और चेक एंड बैलेंस के बारे में बात की गई है कि 3 नुमाइंदे या 3 ब्रांचेज ऐसी हैं जो पावर्स को सेपरेट करती हैं, आपस में तकसीम किया हुआ है। फर्स्ट बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब 2 ऐवानी मुकन्नना, एन एग्जीक्यूटिव ब्रांच गवर्नड बाय द प्राइम मिनिस्टर एज चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है।
और वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, फेडरल जुडिशरी हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, और हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो सुप्रीम कोर्ट हेड करता है। ये सब कुछ हम उस किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान पढ़ाऊँगा, तो उसमें ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगा कि पाकिस्तान में कैसे कानून लागू किया जाता है, कोई भी अमेंडमेंट कैसे पास होती है, उसका तरीक़ाकार क्या है, और पावर्स जो हैं वो आपस में इन 3 ब्रांचेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, और उन पावर्स पे चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाता है कि कोई भी ब्रांच अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। अब हम मूव करते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन टोटल 26 अमेंडमेंट्स contains 280 articles, 12 parts and 7 schedules, establishes a centralized federal system। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में करंटली अभी तक जो पास्ट अमेंडमेंट्स हैं वो 26 हैं, जिसमें तकरीबन पेंडिंग या प्रपोज्ड अभी जो हैं वो 5 और 6 हैं, जो या तो सेनेट में पेंडिंग हैं या नेशनल असेंबली में पेंडिंग है। और इसमें 280 आर्टिकल्स हैं, 12 पार्ट्स हैं और 7 स्केड्यूल्स हैं। और जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि हमारे पास फेडरली पार्लियामेंट्री रिपब्लिक सिस्टम है, मतलब हमारे पास वफाकी और सूबाई दोनों असम्बलियाँ मौजूद हैं। हम अपने फर्स्ट अमेंडमेंट की तरफ मूव करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि आज हम सिर्फ टोटल 10 अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो बाकी रिमेनिंग अमेंडमेंट्स होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और उन आज की जो 10 अमेंडमेंट्स हैं उनमें जो टोटल 7 अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो भुट्टो दौर में ही कर दी गई थी। मतलब है कि जब भुट्टो की गवर्नमेंट थी उस दौर में ही ये 7 अमेंडमेंट्स पास कर दी गई थी। और इन 7 में से भी टोटल एक अमेंडमेंट ऐसी है, सेकंड अमेंडमेंट, जो आप लोगों ने याद रखनी है, और वो भुट्टो दौर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप था या लैंडमार्क डेवलपमेंट थी भुट्टो गवर्नमेंट की। तो हम फर्स्ट अमेंडमेंट की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ पाकिस्तान रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान एंड रिमूव्ड रेफरेंसेस टू ईस्ट पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अपनी बाउंड्रीज़ को रीडिफाइन किया, क्योंकि 1971 की वॉर में ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश हमारे से अलग हो गया था, तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी था कि हम अपनी बाउंड्रीज़ को दोबारा से रीडिफ़ाइन करें। तो उसके लिए फिर हमने अपनी बाउंड्रीज़ को रीडिफ़ाइन किया और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया गया। और साथ ही हम लोगों ने फिर इसकी जो इनैक्टमेंट डेट है 4 मई 1974 है। अमेंडेड आर्टिकल्स जो थे वो इस अमेंडमेंट के अंडर जितने आर्टिकल्स अमेंड हुए थे वो 14 आर्टिकल्स थे। 14 आर्टिकल्स वर अमेंडेड इंक्लूडिंग आर्टिकल 1, आर्टिकल 8, आर्टिकल 17, आर्टिकल 61, आर्टिकल 101, आर्टिकल 127, आर्टिकल 193, आर्टिकल 199, आर्टिकल 200, आर्टिकल 209, आर्टिकल 212, आर्टिकल 259, आर्टिकल 260 and आर्टिकल 270 and the first schedule was amended। मतलब 14 आर्टिकल्स अमेंड हुए थे और पूरे का पूरा फर्स्ट स्केड्यूल अमेंड कर दिया गया था। रैशनल मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, कर्ड ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ पे ये बैन लगाया गया था वो किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी में शामिल ना हो जो कौमी और मुल्की सलामती के लिए ख़तरा हो। और इसके अलावा ये बात मैंडेटरी बनाई गई कि वो अपना सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद है कर्टेल जुडिशियल पावर्स के जो पावर्स हैं वो जजेस, हाई कोर्ट के जो जजेस थे उनको ट्रांसफ़र की गई, कुछ पावर्स एक्स्ट्रा दी गई। उसके बाद है रिमूव रेफरेंसेस टू ईस्ट पाकिस्तान। मतलब जब बांग्लादेश में आपको पहले बता चुका हूँ कि 1971 की वॉर में बांग्लादेश जो कि उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान था वो सेपरेट हो गया था, तो उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन से जहाँ जहाँ रेफरेंस के तौर पर ईस्ट पाकिस्तान का वर्ड यूज़ किया गया था वो सारा ख़त्म कर दिया गया और वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म करके सिर्फ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का
लफ्ज़ यूज़ किया गया और प्रॉपर बाउंड्रीज़ को रीडिफाइन कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास अमेंडमेंट है सेकंड अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ पाकिस्तान, डिफाइंड अ मुस्लिम एंड डिक्लेयर्ड द स्टेटस ऑफ कादियानीज अहमदीज एज माइनॉरिटी एंड नॉन मुस्लिम। ये सेकंड अमेंडमेंट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, या यूँ कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप था भुट्टो गवर्नमेंट का। ये लैंडमार्क डेवलपमेंट थी भुट्टो गवर्नमेंट की, कि उन्होंने ये सेकंड अमेंडमेंट की और इस अमेंडमेंट के ज़रिए उन्होंने मुसलमान की जो डेफिनेशन थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दी गई। क्योंकि उस वक्त कादियानीज़ या जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है नाउज़ बिल्लाह, उसने नबूवत का दावा किया था, तो ये उस वजह से करनी पड़ी थी और ये बहुत ज़रूरी थी। मेरे ख्याल से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें यह बताया गया था कि अल्लाह ताला को एक मानना और अल्लाह ताला के आखिरी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी मानना, और ये कहा गया कि ये ईमान कामिल ईमान या ईमान का एक हिस्सा है। इसके बगैर अगर कोई बंदा भी इसमें ज़रा बराबर भी रद्द-ओ-बदल करेगा तो वो मुसलमान शुमार नहीं किया जाएगा। और जो कादियानीज़ या अहमदी लोग थे उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करके एज अ माइनॉरिटी मेंशन किया गया। और ये अमेंडमेंट इनैक्टमेंट डेट थी इसकी 17 सितंबर 1974 और अमेंडेड आर्टिकल से आर्टिकल 106 एंड आर्टिकल 260। इसकी एक्सप्लेनेशन रैशनल ये है, कादियानीज वर डिक्लेयर्ड एज अ नॉन मुस्लिम कम्युनिटी एंड सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर देम इन असेंबलीज। कादियानीज को नॉन मुस्लिम कम्युनिटी डिक्लेयर किया गया और एज अ माइनॉरिटी उनके लिए असेंबलीज में सीट्स रिजर्व की गई थी, जो कि अंडर आर्टिकल 106 है। बिलीव इन द एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये सब कुछ किया गया आर्टिकल 260 के अंडर। नेक्स्ट अमेंडमेंट है हमारे पास थर्ड अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ पाकिस्तान, एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। इनैक्टमेंट डेट है 18 फरवरी 1975। इसका मतलब एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स ऐसा है जिसने भी कोई जुर्म किया नहीं है लेकिन उससे ये ख़तरा लाहक है कि वो कोई ऐसा जुर्म कर सकता है जिससे मुल्क की सलामती या बका को ख़तरा है, तो उस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाई जा सकती है और इसके पीरियड को बढ़ाया गया था। वो ये था कि इससे पहले जो अमेंडमेंट हुई है सेकंड अमेंडमेंट, क्योंकि उस वजह से जो कादियानी और वो काफ़ी उस वक्त अहमदी लोग काफ़ी एक्टिव थे, तो ये सेकंड अमेंडमेंट का ही एक तरीके से पार्ट है कि अगर कोई ऐसा शख्स कोई ऐसा जुर्म अभी उसने किया नहीं है लेकिन उससे कोई जुर्म होने का या ऐसा कुछ होने का ख़तरा है जिससे मुल्क की सलामती और बका को ख़तरा हो, तो उस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाई जाती है, मतलब उसको नज़रबंद किया जा सकता है या उस पर नज़र रखी जा सकती है। और ये इसके अमेंडेड आर्टिकल से आर्टिकल 10 एंड आर्टिकल 232। और इसकी एक्सप्लेनेशन या रैशनल ये है कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ थी वो ऑर्डर्स दे सकती थी कि उस शख्स को अरेस्ट किया जाए और अरेस्ट करके उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट की जाए। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ पाकिस्तान, डिक्रीड एडिशनल सीट्स फॉर माइनॉरिटीज़। It also deprived courts of the power to grant bail to any person detained under any preventive detention। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर किसी शख्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो आर्टिकल अमेंडमेंट थर्ड में बात की गई है कि अगर किसी ऐसे शख्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है तो उसका हाई कोर्ट को बेल का इख्तियार दिया गया था और अक़लियतों की जो सीट्स थी पार्लियामेंट में वो रिज़र्व की गई थी, उनके प्रॉपर फंडामेंटल राइट्स बताए गए थे और उनको प्रॉपर सीट्स रिज़र्व की गई थी और उनकी बेल का जो इख्तियार था वो हाई कोर्ट को दिया गया था। इसकी इनैक्टमेंट डेट है 21 नवंबर 1975। अमेंडेड आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 8, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 51, आर्टिकल 54, आर्टिकल 106, आर्टिकल 119, आर्टिकल 271, आर्टिकल 272 and Article 273. The first and fourth schedules were amended. इन आर्टिकल्स के अलावा
फर्स्ट और फोर्थ स्केड्यूल भी अमेंड किया गया था। और रैशनल या इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कर्ब ऑन फंडामेंटल राइट्स, मतलब ये कि कुछ फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म किया गया या डाइल्यूट किया गया और हाई कोर्ट्स को बार किया गया या उनको रोका गया कि वो ऐसे किसी भी पॉलिटिकल डिटेनर्स को बेल ना दें। फिफ्थ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ पाकिस्तान है वाइडन द स्कोप ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन हाई कोर्ट्स, मतलब ये कि हाई कोर्ट पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई या कुछ रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाया गया, मतलब कुछ पावर्स को कम कर दिया गया जो कि हाई कोर्ट्स के पास थी, या कुछ इख्तियारात वापस ले लिए गए थे, या हाई कोर्ट को सिर्फ सूबों तक महदूद कर दिया गया था। या ये भी कहा जा सकता है कि उनके सिंपल वर्ड्स में ये कह देते हैं कि उनके कुछ इख्तियारात को महदूद कर दिया गया या कुछ इख्तियारात उनसे वापस ले लिए गए ताकि वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा या गलत इस्तेमाल ना कर सकें। इस अमेंडमेंट की इनेक्टमेंट डेट थी 5 सितंबर 1976 और इसमें अमेंडेड आर्टिकल्स थे आर्टिकल 101, आर्टिकल 160, आर्टिकल 175, आर्टिकल 179, आर्टिकल 180, आर्टिकल 187, आर्टिकल 192, आर्टिकल 195, आर्टिकल 196, आर्टिकल 199, आर्टिकल 200, आर्टिकल 204, आर्टिकल 206, आर्टिकल 212, आर्टिकल 260 एंड आर्टिकल 280 और सेम द फर्स्ट एंड फोर्थ स्केड्यूल्स वर अमेंडेड। फर्स्ट और फोर्थ स्केड्यूल को अमेंड किया गया था और इसमें जो इसका रैशनल या इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि सिविल ऑटोक्रेसी को लाया गया था, मतलब इस अमेंडमेंट के ज़रिए अवाम में जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी और हाई कोर्ट को स्ट्रिप्ड ऑफ किया गया पावर टू इशू ऑर्डर ऑन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है कि वो कुछ फंडामेंटल राइट्स उनके ऐसे थे जो उनसे वापस लिए गए, उनको स्ट्रिप्ड ऑफ किया गया ताकि वो अपने पावर का मिसयूज़ ना कर सकें। सिक्स्थ अमेंडमेंट हमारे पास है सिक्स्थ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइडेड दैट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी रिटायर्ड एट द एज ऑफ 65 एंड हाई कोर्ट जजेस एट द एज ऑफ 62। ये सिंपल सी है, इसमें कोई इतनी वो नहीं है कि ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं थी, बस सिंपल ये बात है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट था उसकी एज को बढ़ाकर 65 कर दिया गया रिटायरमेंट एज को, और जो हाई कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट एज थी वो 62 ईयर्स कर दी गई। उसके बाद इसकी इनेक्टमेंट डेट है 22 दिसंबर 1976। अमेंडेड आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 175, आर्टिकल 195, आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 260। रैशनल या एक्सप्लेनेशन ये है कि इम्पोजिशंस ऑन जुडिशरी, सिंपल ये है कि उनकी एज को बढ़ाया गया था और उन पे जो कुछ इम्पोज किया गया, मतलब ये इम्पोज किया गया कि उनकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या रिटायरिंग एज को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की उनको बढ़ा दिया गया। ये इतनी लैंडमार्क डेवलपमेंट नहीं थी, बस नॉर्मल सी अमेंडमेंट थी। नेक्स्ट हमारे पास सेवन्थ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ पाकिस्तान है enables the Prime Minister to obtain a vote of confidence of the people of Pakistan। सातवीं तरमीम के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ये इख्तियारात दिए गए कि वो किसी भी कौमी नौयत या कौम के फ़ायदे के लिए आवाम से डायरेक्ट राय ले सकता था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए, या रेफरेंडम करवा के आवाम से मसले के हल के बारे में बात कर सकता था और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए या रेफरेंडम के ज़रिए वो किसी भी कौमी नौयत के मसले के हल के बारे में बात कर सकता था। तो इसकी इनेक्टमेंट डेट है 16 सितंबर 1977 और अमेंडेड आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 101 एंड आर्टिकल 245 और इसमें इस अमेंडमेंट के ज़रिए न्यू आर्टिकल भी इंसर्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 9 जो था आर्टिकल 96A रेफरेंडम एज टू कॉन्फिडेंस इन प्राइम मिनिस्टर, और इसमें ये आर्टिकल इंसर्ट किया गया 96A। इसका रैशनल या इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि पावर ऑफ रेफरेंडम, मतलब प्राइम मिनिस्टर को ये पावर दी गई थी कि वो
मुल्क में रेफरेंडम करवा के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए किसी भी कौमी नौयत या कौम के फ़ायदे के लिए कोई ऐसा फ़ैसला खुद ले सकता था। नेक्स्ट हमारे पास है 8th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ पाकिस्तान। चेंज्ड पाकिस्तान गवर्नमेंट फ्रॉम अ पार्लियामेंट्री सिस्टम टू अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम बाय गिविंग द प्रेसिडेंट अ नंबर ऑफ एडिशनल पावर्स। अब ये थोड़ी सी ज़रा समझने वाली बात है कि इसमें हुआ क्या था, मतलब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि जब ये अमेंडमेंट हुई थी तो उससे पीछे भुट्टो की हुकूमत को ज़ियाउल हक साहब ने मार्शल लॉ लगाकर ख़त्म कर दिया था और पूरे मुल्क में ये तीसरा मार्शल लॉ था जो कि ज़ियाउल हक साहब ने लगाया था। और ये इस मार्शल लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ वक्ती तौर पर सस्पेंड किया गया था क्योंकि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में हाई ट्रिजन एक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था जिसका मतलब ये था कि कोई भी शख्स मार्शल लॉ नहीं लगा सकता। लेकिन जब ये मार्शल लॉ लगाया गया तो ज़ियाउल हक साहब ने आर्टिकल को डिसमिस या एब्रोगेट करने का वर्ड यूज़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर रहा हूँ कुछ वक्त के लिए, पुट इन एबियांस कर रहा हूँ, एब्रोगेट नहीं कर रहा। मतलब ये कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म नहीं कर रहा बल्कि कुछ वक्त के लिए नाफिजुल अमल होने से रोक रहा हूँ। इससे पहले जो 2 मार्शल लॉ लगाए गए थे वो कॉन्स्टिट्यूशन को टोटली एब्रोगेट कर दिया गया था, मतलब बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। और जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1956 को आया था, 2 साल तक रहा था और 1958 में जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा साहब ने अयूब खान साहब के ज़रिए मार्शल लॉ लगवा कर 1958 में उस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करवा दिया था। उसके बाद 1962 में याहिया खान साहब ने मार्शल लॉ लगवा कर जो 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन आया था और 1969 में याहिया खान साहब ने मार्शल लगाकर अयूब खान साहब के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया था। तो इसमें ये चेंज किया गया था कि कुछ पावर्स जो थी वो मुल्क के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसको ख़त्म करके सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनाया गया ताकि प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स हों। क्योंकि जब ज़ियाउल हक साहब ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म किया मार्शल लॉ के ज़रिए तो उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट बनाया और फिर पावर्स अपनी प्रेसिडेंट की तरफ ट्रांसफ़र कर ली। और इसमें अमेंडेड आर्टिकल्स थे आर्टिकल 48, आर्टिकल 51, आर्टिकल 56, आर्टिकल 58, आर्टिकल 59, आर्टिकल 60, आर्टिकल 75, आर्टिकल 90, आर्टिकल 91, आर्टिकल 101, आर्टिकल 105, आर्टिकल 106, आर्टिकल 112, आर्टिकल 116, आर्टिकल 130, आर्टिकल 144, आर्टिकल 152A एंड आर्टिकल 270A। ये तमाम आर्टिकल्स इस अमेंडमेंट के अंडर अमेंड किए गए थे और इसमें एक न्यू स्केड्यूल ऐड किया गया था, एडिशन ऑफ न्यू स्केड्यूल, जो कि 7th स्केड्यूल था वो ऐड किया गया था। इसका रैशनेल या इसकी जो एक्सप्लेनेशन ये है कि प्रेसिडेंशियल हेजीमनी को बढ़ाया गया, मतलब प्रेसिडेंट को काफ़ी सारी पावर्स ट्रांसफ़र की गई या उसको काफ़ी सारी पावर्स दी गई या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर्स उसको शिफ्ट की गई प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक साहब मार्शल लगाकर फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने थे। नेक्स्ट हमारे पास है 9th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ पाकिस्तान, बिल टू इम्पोज शरिया लॉ एज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। The bill was passed by Senate but could never be passed by National Assembly owing the latter's dissolution। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इस अमेंडमेंट को ज़ियाउल हक साहब की शहादत की वजह से भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके ज़रिए से शरई कानून को मुल्क में नाफिजुल अमल करने की कोशिश की गई थी। मतलब ये कि बाकी तमाम कवानीन को ख़त्म करके मुल्क में शरीयत नाफिज करने की कोशिश की गई या कहा गया था कि शरीयत नाफिज की जाए। अब ये साथ में ये बताया गया है कि सेनेट में ये बिल पास हो गया था, मतलब 9th अमेंडमेंट जो है वो सेनेट ने पास कर दी थी, लेकिन नेशनल असम्बली ने ये पास नहीं की थी। इसकी वजह ये बनी थी कि जब सेनेट से ये बिल पास होकर नेशनल असम्बली के पास गया था तो उस
नेशनल असम्बली के पास जाने से पहले ही ज़ियाउल हक साहब की शहादत हो गई थी, उनको शहीद कर दिया गया था। तो अब ये साफ जाहिर है कि दोनों ब्रांच, दोनों उधर से सेनेट और नेशनल असम्बली से, मतलब पार्लियामेंट से फुली पास नहीं थी। तो अब ये क्वेश्चन है कि अगर ये पास नहीं हुई थी तो नाइन्थ अमेंडमेंट इसको क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे एक आता है कि अगर नाइन्थ अमेंडमेंट पास नहीं हुई थी दोनों हाउसेस से, अपर हाउस और लोअर हाउस, या सेनेट या नेशनल असम्बली से, तो इसको नाइन्थ अमेंडमेंट क्यों कहा जाता है। तो इसका ये जवाब है कि अगर कोई भी अमेंडमेंट किसी एक भी हाउस से पास होकर आ जाए और आ जाए तो उसको एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है, और वो नंबर नाइन्थ अमेंडमेंट को नाइन्थ अमेंडमेंट का नंबर लगा दिया गया, क्योंकि वो पास तो हुई थी, सेनेट से तो पास हो गई थी, लेकिन इसकी नेशनल असम्बली से पास अभी नहीं हुई थी, उसकी बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बन सकी थी। इसकी प्रपोजल डेट है 1985, और अमेंडमेंट्स सजेस्टेड इसमें ये थी कि आर्टिकल कौन कौन से अमेंड किए जाएँ। वो आर्टिकल 2 था, आर्टिकल 203B था एंड आर्टिकल 203D था। और इसका अमेंडमेंट स्टेटस ये है कि नॉट अप्रूव्ड और नॉट पास्ड बाय पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट में दो हाउसेज है ना, सेनेट और नेशनल असम्बली, तो सेनेट ने पास कर दी थी पर ये नेशनल असम्बली इसको पास नहीं किया था। तो वाई बिल डिडंट रेटिफाई, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बिल इस वजह से पास नहीं हुआ था कि सेनेट से पास होने के बाद ज़ियाउल हक साहब की शहादत हो गई थी, जिसकी वजह से ये बिल आगे पास नहीं हो सका और इसकी बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं हुई, तो जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बन सकी। आज के लेक्चर की हमारे पास लास्ट अमेंडमेंट है 10th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ पाकिस्तान। फिक्स द इंटरवल पीरियड बिटवीन सेशंस ऑफ द नेशनल असम्बली टू नॉट एक्सीड 130 डेज। इसमें यह है कि नेशनल असम्बली के साल में 3 इजलास होते हैं, या 3 इजलास नेशनल असम्बली मुनक्किद करती है, और उसमें यह बताया गया कि एक इजलास से दूसरे इजलास के दरमियान जो टाइम इंटरवल है, जो वक्फ़ा है, जो टाइम पीरियड है, जो गैप आता है, वो मैक्सिमम 130 डेज़ का हो, इससे कम हो जाए, इससे ज़्यादा ना हो। मतलब अगर पहला इजलास आज हुआ है तो अगले 130 दिन के अंदर अंदर नेशनल असम्बली को दूसरा इजलास मुनक्किद करना ही करना है हर हाल में। इसकी इनैक्टमेंट डेट है 25 मार्च 1987। अमेंडेड आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 61, और इसका रैशनल है या इस पे जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि हर हाल में नेशनल असम्बली ने साल में अगर 3 इजलास करने हैं तो पहले इजलास के बाद 130 दिन के अंदर अंदर दूसरा इजलास हर हाल में मुनक्किद करना ही करना है। यहाँ पर आज का हमारा लास्ट लेक्चर था। आज का हमारा लेक्चर ये लास्ट अमेंडमेंट थी, बाकी जो रिमेनिंग अमेंडमेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।